आप एक हिंदुस्तानी ऑथर का नाम बताएंगे जो बहुत प्रॉस्परस हो गया हो मॉनेटरी टर्म्स में, सिर्फ लेखक बन के? कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये डिमोरलाइजिंग है एज अ ऑथर या एज अ स्क्रिप्ट राइटर? एक दौर था जब लिखना छोड़ दिया था। जो भूमि रही है जहाँ पे चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे रामचरितमानस हो, जहाँ पे मतलब स्टोरी टेलर्स का तो कोई अमीर खुसरो हो, अमृता प्रीतम हो, मतलब मैं कितने नाम ले लूं, और आज उस देश में कहा जा रहा है कि राइटर मत बनो। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए विनीत कितना वक्त लगता है? लिखने में वो एक प्रोसेस है, और इंस्पिरेशन कहानी का वो एक आई थिंक मोमेंटरी स्पार्कल सा होता है मन में। बशीर बद्र एक शायर है बहुत फेमस, मतलब बहुत ही फेमस। उनका एक शेर है शायद जो कहता है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये मत समझिए कि आपको सिर्फ किताब लिखनी है और किताब लिखने के बाद आपका काम खत्म हो गया और अब पब्लिशर उसको प्रमोट करेगा और हिट हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो आई एम सो सॉरी। You have to be the brand ambassador of your book. You have to work on your book like an entrepreneur. कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये डिमोरलाइजिंग है एज अ ऑथर या एज अ स्क्रिप्ट राइटर या ऐसा जो कहानीकार? आपको लगता है कहीं ना कहीं डिमोरलाइजिंग है, इसीलिए लोगों ने कहीं एक दौर था जब लिखना छोड़ दिया था? पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं, ऑल बहुत रेलेवेंट सवाल है ये। हम अगर देखिए वेस्ट में देखें, देयर आर ऑथर्स हु हैव बिकम बिलियनर्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा शायद डेटा पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो, बट आई बिलीव जेके रावलिंग इज अ बिलियनर टुडे। आई थिंक जेम्स पैटरसन है, उनकी मैं कुछ नेटवर्थ देख रहा था तो अ फ्यू $100 मिलियन में है। आप एक हिंदुस्तानी ऑथर का नाम बताएंगे जो बहुत प्रॉस्परस हो गया हो मॉनेटरी टर्म्स में, सिर्फ लेखक बन के? एक नाम नहीं बता पाएंगे आप। बहुत सारे ऑथर्स के उस तरह के आते हैं पॉडकास्ट की, आपकी क्या एडवाइस है फर्स्ट टाइम डेब्यू ऑथर्स के लिए, राइटर्स के लिए? कितने दुख की बात है दैट मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट विद सेइंग राइटिंग को अपना फुल टाइम वोकेशन मत बनाइए, राइटिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन मत बनाइए, आप इसमें प्रॉस्परस नहीं हो पाएंगे। अपने डे जॉब को रखिए, उसके साथ लिखते रहिए और फिर एक साइड हसल बनाइए उसको। क्या इससे ज्यादा मिसफॉर्च्यून किसी सोसाइटी का हो सकता है जहां पे द थॉट क्रिएटर्स, लीडर्स भी नहीं कहूंगा, जो थॉट क्रिएटर्स हैं। बागबान फिल्म में अमिताभ बच्चन बोलता है ना, लेखक कैसे कैसे सोच के समुद्र में गोते लगाकर मोती बिनकर ले आते हैं। उस कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्ट को आज ये बताया जा रहा है कि आप उस पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि आप दाल रोटी नहीं कमा पाएंगे। जबकि हॉलीवुड में, जबकि वेस्ट में बिलियनर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ नेटवर्थ बन रही है ऑथर्स की, और एक दो की नहीं, बाय द डजन, स्कोर्स ऑफ देम। तो कहीं एक बहुत फंडामेंटल गैप है। मार्केट साइज अगर आप देखें, दुनिया भर की सारी एफएमसीजी कंपनी, सारी व्हाइट गुड्स कंपनी, सारी ऑटोमोबाइल कंपनी, सब हिंदुस्तान आना चाहती हैं क्योंकि मार्केट साइज इतनी है। और वेस्ट की स्मॉलर मार्केट साइज में ऑथर्स इतने प्रॉस्परस हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में ऑथर्स को बताया जा रहा है कि इसको साइड हसल बनाइए क्योंकि रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे। तो क्या ये एक बहुत, ये मिसफॉर्च्यून क्या उन ऑथर्स का है, या मिसफॉर्च्यून हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारी पॉपुलेस का है, जो उन गोल्डन माइंड्स को बेसिकली धीरे धीरे डल करती जा रही है? कि आपको जब इंसेंटिव नहीं होगा, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वेयर देयर इज नो इंसेंटिव देयर विल बी वेरी लिमिटेड एफर्ट। तो जो भूमि रही है जहां पे चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे रामचरितमानस हो, जहां पे मतलब स्टोरी टेलर्स का तो कोई अमीर खुसरो हो, अमृता प्रीतम हो, मतलब मैं कितने नाम ले लूं, और आज उस देश में कहा जा रहा है कि राइटर मत बनो। जोक्स आते हैं ना कि एक लड़का था जो राइटर था, लड़की के घर गया, उसकी लड़की के फादर ने पूछा क्या करते हो, तो लड़के ने कहा मैं राइटर हूं। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, पर करते क्या हो, राइट? तो ये स्थिति आ गई। तो ऑफ कोर्स इट्स ह्यूजली डिमोरलाइजिंग। ऑथर्स जो हैं, कई ऑथर्स मेरे जो मित्र हैं जो मुझे बता चुके हैं कि हम अब बुक्स लिख ही नहीं रहे हैं, हम बुक्स के बजाय वेब सीरीज की एपिसोडिक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिल्म स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, क्योंकि शायद उसमें हमको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए, शायद उसमें हमको ज़्यादा व्यूअरशिप, रीडरशिप मिल जाए। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत बहुत दुख की बात है, और इसमें किसको ब्लेम करें पता नहीं।
इसमें क्या पब्लिशर्स अच्छी किताबें नहीं छाप रहे हैं, या ऑथर्स अच्छी किताबें लिख नहीं रहे हैं, या उन पे प्रमोशंस नहीं किए जा रहे हैं, या रीडर्स किताब नहीं खरीदना चाहते हैं? बहुत सारी जगह पे ये डिबेट होता है, डिस्कशन होता है कि 250-300 रुपए की किताब 10 जगह आदमी पूछता है कि यार तुम्हारे पास है, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, दे दो। लेकिन सिनेमा आएगा तो 4 दोस्त 300-300 का टिकट खरीद के और 250-250 का पॉपकॉर्न 2.5 घंटे में खर्च करके आ जाते हैं। लेकिन एक किताब जो आपके साथ 2 महीने रहेगी, जिसमें आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे, सीखेंगे, जो आपके साथ शायद पूरी जिंदगी रहेंगी, जो आपकी बुक शेल्फ पे आपका साथी बन के, एक मित्र बन के रहेगा, उसके लिए 250-300 रुपए खर्च करने से पहले लोग 1000 बार सोच रहे हैं। एक 90 मिनट की फिल्म और पॉपकॉर्न पे 500-700 रुपए यूं खर्च कर दिए जा रहे हैं। तो कहीं तो समथिंग इज नॉट राइट समवेयर, कहीं प्रायोरिटाइजेशन का मिसमैच है। एक और बात कहूँगी विनीत, कहीं ना कहीं जो पढ़ने की आदत है वो कम हो रही है। कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन जो रीडिंग का होता है वो कम हो रहा है। उसको वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों का, मैं अपने वक्त का बता रही हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, क्योंकि आदतें वही घर से और स्कूल से ही, मैक्सिमम ग्रूमिंग आपकी वहीं पे होती है एक बच्चे की। तो हमें किताबों के लिए हम लोग को बहुत बहुत प्राउड फील होता था कि कितनी किताबें पढ़ ली। जो डैन ब्राउन की आपने किताब बताई, द दा विंची कोड, ये जब मैंने ख़त्म की थी तो मैंने, आई वॉज सो प्राउड कि मैंने ये, इतनी मोटी वो किताब है, वो बुक है, मैंने कहा आई हैव फिनिश दिस बुक। और हम एक्सचेंज करते थे अपनी अपनी जो किताबें होती थी, नॉवेल्स होती थी, और जा कर के जो हमारे जो किताबों का स्टोर होता था वहाँ पे अच्छा टाइम बिताते थे कि अच्छी कुछ किताबें, पैसे मिले तो चलो ये किताब ले लेते हैं, वो किताब। हालांकि मुझे लगता है कि हर चीज़ का दौर होता है, समय चेंज होता रहता है। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए विनीत कितना वक्त लगता है? अच्छी कहानी लिखने के लिए देखिए, कहानी फ्लैश तो आपके मन में एकदम से करती है। जब मैंने हड़प्पा ट्रिलॉजी लिखनी शुरू करी, तो जो 2 मेरी ट्रिलॉजीज हैं, हड़प्पा ट्रिलॉजी, दिल्ली ट्रिलॉजी, दोनों में ही बहुत डीप इंटरेस्ट था, इसलिए उनको लिखना शुरू किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, लिखने में वो एक प्रोसेस है, और इंस्पिरेशन कहानी का वो एक, आई थिंक, मोमेंटरी स्पार्कल सा होता है मन में। तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको मैंने सरस्वती सभ्यता कहा है अपनी किताबों में, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। और वही वेस्टर्न हिस्टोरियंस, मैक्स म्यूलर और बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, और जिसमें आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में बात हुई। आपको बता दूं, इसी शो पे, इसी स्टूडियो में हमारे साथ एएसआई से डॉक्टर मंजुल जुड़े थे। उन्होंने, एएसआई ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी डीबंक करी है जी। और क्योंकि चैरियट्स मिले हैं सिनौली के खुदाई में, तो उन्होंने, मतलब ये इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो आप सरस्वती सभ्यता के बारे में जी। तो आपने जो चैरियट्स की बात करी, बड़ी सिंपल सी बात है। आप अगर वेस्टर्न हिस्टोरियंस को देखें तो वो कहते हैं हिटाइट्स और इजिप्शियंस के बीच में जब लड़ाई होती थी तो द वॉर चैरियट वाज इन्वेंटेड बाय द हिटाइट्स। बट अभी जो आपने सनौली की बात करी है, इट रियली टर्न्स द एंटायर थियरी ऑन इट्स हेड। तो आर्यन इन्वेजन थियरी की जब बात होने लगी, तो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो थोड़ा सा मानना मुश्किल हुआ, थोड़े इमोशनल रीजंस भी, क्योंकि भारत देश के नागरिक हैं और पेट्रियट्स भी हैं। तो जब किसी ने बताया कि नहीं, एक्चुअली तो जो आर्य हैं और जो नॉर्थ इंडियंस हैं, दे वर दीज ब्राउन हेड, वाइट स्किन, ब्लू आइड राइडर्स हु रोड थ्रू द खाइबर एंड केम एंड डिस्ट्रॉयड द सिटीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड पुश्ड देम बियॉन्ड द विंध्यास, और वो द्रविडियन बन गए और ये आर्यन। तो ये बात कुछ पची नहीं। और जब रिसर्च करनी शुरू करी इसके बारे में, और जब पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, तो, और मैं आपको, जैसा कि आप जानती हैं, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम अ स्टोरी टेलर, आई एम अ कहानीकार हूँ। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें उजागर होकर सामने आई, कि जैसे उन्होंने कहा कि बैटल्स हुई और जो इंडिजिनस सिटीज़ थी उनको सैक किया गया बाय द आर्यन इन्वेडर्स। और लेकिन जब पढ़ा कि व्हाट वर द एविडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सीज लेड, या क्या कुछ हथियार मिले हैं, या कुछ ऐसे स्केलेटन्स जिन पे ट्रॉमा का इफेक्ट हो, जैसा कि होता है किसी भी युद्ध के बाद, तो इस तरह का कोई एविडेंस मिला नहीं। तो थोड़ा और पढ़ते गए, और उसी में एक दिन पढ़ते पढ़ते ये मन में विचार आया कि इसके बारे में कोई नॉवल क्यों नहीं लिख रहा है।
इट इज सच अ प्रोफाउंड टॉपिक। हम लोग सब जब क्लास 6 में हिस्ट्री पहली बार शुरू होती है, एनसीईआरटी की किताब जब आप खोलिए, सबसे पहला टॉपिक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर में बोरिंग लगने लगता है कि अच्छा वो मड ब्रिक्स थी और कॉपर था या ब्रॉन्ज था और ये सिटाडेल था और ग्रेट बाथ थी और ग्रैनरी थी, और उसके बाद सडनली वो आर्यन इन्वेजन पे आ जाता है एंड यू स्टार्ट आस्किंग कि बट बाय द वे वो हुआ क्या उनका इंडस वैली का, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सो इट इज सच अ मिस्टीरियस चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री। तो मुझे यही लगा कि यार एक तरफ से इस तरह की थियोरी की बात हो रही है, दूसरी तरफ से एविडेंस नहीं है, दोनों तरफ की थियोरीज को प्रूव करने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन इसको कौन पढ़ाएगा? आज का मिलेनियल या आज का टीनेजर और जेन जी और जेन अल्फा, विल दे रियली पिक अप अ हिस्ट्री बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में? लेकिन मैं बहुत मन से चाहता था कि मैं उसको काशी के नगर से जोड़ के, जैसा कि कहा जाता है कि वाराणसी इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। 10,000 वर्ष से कहते हैं वहां मणिकर्णिका घाट पर क्रिमेशन फायर्स जल रही हैं, लेकिन कितने मॉडर्न यूथ, कंटेम्प्रेरी यूथ को, यंगस्टर्स को ये इसके बारे में पता है? और जब सारी चीजें जोड़ी तो मन में एक ऐसी अमेजिंग कहानी आई जिसने इंडस वैली को, सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन को, काशी की स्पिरिचुअल सिटी को, गंगा नदी को, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी को, मॉडर्न रिलीजियस स्ट्राइफ को, ऑर्गेनाइज क्राइम को, ये सारी चीजें जोड़ के एक इतनी सुंदर कहानी आई दैट आई मस्ट टेल यू स्मृति, आई थिंक इट वाज सम 3 AM एंड 3 नॉवेल्स लगी हैं इस कहानी को लिखने में, लेकिन शायद पूरी कहानी का एक एनकैप्सुलेशन, एक छवि मेरे मन में शायद उस एक फ्लैश में आ गई। अब उसके बाद जो आपने पूछा लिखने में कितना समय लगता है, आई थिंक वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं फुल टाइम राइटर नहीं हूँ। हमारा व्यवसाय, जैसे आपने बताया, मैग्नॉन ग्रुप है, टैलेंट ट्रैक है, हम लोग एडवर्टाइजिंग में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, और मुझे बड़ा रश्क होता है, बहुत एनवी फील होती है उन राइटर्स से जो लोग जो फुल टाइम राइटर्स हैं। तो मैं विलियम डैलिम्पल को फॉलो करता हूँ और उनसे कई बार मिला हूँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोला भी हूँ मैं कई बार, तो उनसे अच्छी बातचीत हुई और मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगा क्योंकि उनकी किताबें इतनी सुंदर हैं, मैं उनको 2 बार पढ़ा है सभी को। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली ट्रिलॉजी लिख रहा था तो उसमें काफ़ी रिसर्च मैंने उनकी किताबों से करी, लास्ट मुगल से और किताबों से। तो मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ और इंस्टाग्राम पे उनकी एक पोस्ट आई, कुछ फैक्ट पॉइंट गलत हो तो विलियम साहब माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन उन्होंने पोस्ट लिखी ऑफ सम पैलेस होटल जिसके गुंबज के नीचे उन्होंने एक फोटो खींची हुई है और नीचे नदी सी बह रही है। इट वाज प्रॉब्ली समवेयर इन राजस्थान एंड ही राइट्स, दिस इज गोइंग टू बी माय राइटिंग डेस्क फॉर द नेक्स्ट 1 month। और मैंने कहा यार इस तरह का मौका मिलना चाहिए लिखने का, और हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर लोग कैसे किताबें लिखते हैं, एयरपोर्ट पे बैठ के लिख रहे हैं, लाउंज में, फ्लाइट में समय मिल गया तो उस पे लिख रहे हैं, कभी संडे को 2 घंटे कहीं से निकाल लिए, कभी सैटरडे शाम दोस्त बाहर जा रहे हैं मना करके किताब लिख रहे हैं। तो वो हर आदमी का अपना अलग मॉडल है, अलग अलग स्पीड है, अलग तरीका है, जो आई डू फील दैट जो फुल टाइम ऑथर्स हैं उनको पूरी तरह से अपनी कहानी में समा जाने का, उसको उन महीनों सालों एक्चुअली लिव करने का और फिर उनको सुंदरता से लिखने का शायद थोड़ा सा मौका ज़्यादा मिलता है। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मजबूर किया है पार्ट टाइम राइटर बनने के लिए, वी ऑल मेक आवर चॉइसेस, बट हाँ, सबका अपना अलग तरीका है, सबकी अपनी अलग स्पीड है। दिल्ली ट्रिलॉजी जो आपने लिखी है, ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है, क्या यूनिक है, एंड व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइट दिल्ली ट्रिलॉजी? या सो देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि कोई भी ऑथर कोई भी चीज़ के बारे में लिखता है तो सबसे पहले उसको उस टॉपिक से प्यार बहुत होता है। आप किसी चीज़ के बारे में सुंदरता से लिख ही नहीं पाएंगे। एक ज़माना था ना जब शायद M.F. हुसैन साहब माधुरी दीक्षित की पेंटिंग्स बनाते थे, शी वॉज हिज म्यूज़, पर वो शायद माधुरी को इतना हृदय से पसंद करते थे या इतना उनको प्रेम था कि वो आर्ट फॉर्म में निकल आता था। तो कोई भी ऑथर जो अपने बड़े मन से लिख रहा है वो किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं लिख सकता जिससे आपको बहुत प्रेम ना हो। सो पहली बात तो दिल्ली में मैंने 4 दशक से ज़्यादा बिताए हैं, तो बहुत बहुत प्यार है इस शहर से, और इस शहर का जो मिस्टीक है, द रोमांस, द ट्रेजेडी, द हिस्ट्री, जो उतार चढ़ाव हैं कि यार एक्चुअली इसको एस्टैब्लिश तो पांडवों ने किया था, इंद्रप्रस्थ। आज भी पुराना किला के नीचे के जो अगर कार्बन डेटिंग की जाए तो वो इट्स मिलेनियर्स ओल्ड, और उसके बाद वो
तंवर राजपूत आए जिन्होंने लाल कोट बनाया, उसके बाद चौहान राजपूत जिन्होंने राय पिथौरा बनाया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनाया। इतने अवतार हुए इस शहर के। और पोएट्री अगर आप ले लीजिए तो वो अलग, आर्किटेक्चर अलग, क्विजीन अलग, हिस्ट्री अलग, रिलीजियस स्ट्राइफ अलग, इन्वेडर्स का आना, लव स्टोरीज, सब कुछ इस शहर में इतना ज़्यादा भरा हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल रोमांटिक हॉन्टिंग ट्रेजेडी। बशीर बद्र एक शायर हैं बहुत फेमस, मतलब बहुत ही फेमस। उनका एक शेर है शायद जो कहता है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। सो आई थिंक ये एक ऐसा शहर है जिसमें इतनी कहानियां छुपी हुई हैं। तो मुझे लिखना तो था ही दिल्ली के बारे में, मैं जब से आई थिंक एवर सिंस आई वाज ग्रोइंग अप इन दिस सिटी। उसके बाद जब हिस्ट्री पढ़ने का मुझे हमेशा से शौक रहा है, जब मैंने 1857 के बारे में पढ़ा तो आई रियलाइज दैट 1857 के बारे में बहुत लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें 1947 में जो आज़ादी मिली देश को, और उससे पहले जो जिसको इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट बोलते हैं, उसके बारे में बहुत लिटरेचर है, बहुत किताबें हैं, बहुत मूवीज़ बनी हैं। मनोज कुमार की भगत सिंह से लेकर शहीद फिल्म से लेकर शायद आज तक आप अगर रंग दे बसंती, बहुत सारा उसके लिए कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन 1857 जो एक मायने में और मेरे मानने में इट वाज इंडियाज फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बहुत लिमिटेड कंटेंट है। अगर आप किसी से पूछ लीजिए तो शायद मंगल पांडे एक फिल्म जो आमिर खान की आई थी, उसके अलावा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि 1857 पे कोई फिल्म्स बनी है क्या। एक आई थी जुनून नाम की, शायद शशि कपूर थे उसमें 70s में, तो कोई सिनेमैटिक कंटेंट नहीं था। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई रियलाइज दैट 1857 के गदर की जो सबसे भयानक लड़ाई हुई थी, जो सबसे ज्यादा मैसिव ब्लडशेड हुआ था और जो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था, दैट वाज द सीज ऑफ दिल्ली बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस एंड द फाइट बैक फ्रॉम द सिटी ऑफ दिल्ली। वो इतनी इंटेंस बैटल थी, उसमें इतना ब्लडशेड हुआ और वो इतनी डिफाइनिंग मोमेंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री के लिए। एंड आई रियलाइज कि बारिंग अ फ्यू हिस्ट्री बुक्स एंड वन मूवी ऑन मंगल पांडे, कुछ है ही नहीं उस पर। सो दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड this beautiful character called Mastan. And once again, कहानी बिल्कुल नई है, बैकड्रॉप है 1857 का, बैकड्रॉप है बहादुर शाह जफर के क्रम्बलिंग मुगल एम्पायर का, बैकड्रॉप है मिर्जा गालिब के एक डिफीटिस्ट ओल्ड एज का, when he sees his beautiful city being ravaged। उसमें एक जोड़ा है मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट टीपू सुल्तान के खजाने का, और कैसे वो दिल्ली से कहानी से जुड़े हुए हैं। और एक इट्स अ वेरी फ्लरिशिंग स्टोरी, और बहुत रीडर्स ने उसको पसंद किया है। बहुत हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं, बहुत ऑसम एक्शन है, देयर इज अ डीप patriotic and nationalist sense to the book, there is romance, there is a love story, there is occult magic, lots of these kind of things। तो वही है, प्यार इतना है इस शहर से कि लिखना ही था। जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बहुत पहले मैंने एक ऐसे पढ़ा था, इट वाज कॉल्ड आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। मैं ऑथर्स को यही बोलूँगा कि शायद मुंशी प्रेमचंद भी जब लिखते थे तो किसी महल में बैठ के नहीं लिखते थे, लेकिन आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आ रहा है। आई थिंक जितने भी ग्रेटेस्ट फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, मनी, फेम, ग्लोरी, ये सब उनके लिए हमेशा से बेमानी रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन लव फॉर द क्राफ्ट। अगर सक्सेस, फेम, पॉपुलैरिटी साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, और मिलना भी चाहिए। आप अगर खुशवंत सिंह की किताब पढ़ेंगी, दिल्ली नॉवल, उसमें वो मीर तकी मीर के बारे में लिखते हैं, द ग्रेट शायर मीर तकी मीर, और उसमें मीर की कहानी बताते हैं कि वो कितने उम्दा महान शायर थे, और टुवर्ड्स द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ वो कितनी गरीबी में उनका जीवन बीता। लेकिन आज भी शायद 200 साल बाद भी मीर तकी मीर का नाम अमर है। सो व्हाट आई वुड टेल ऑथर्स इज 2 थिंग्स। 1, फर्स्ट राइट विद प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड पर्पस, कि आप एक फिक्शन स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, सेल्फ हेल्प हो, मोटिवेशनल हो, बिजनेस बुक हो, कुछ भी आप, देयर इज समथिंग इन यू दैट यू वांट टू ब्रिंग आउट देयर, डू इट।
राइट? डू इट इन एनी वे दैट यू कैन. आप अगर बड़े पब्लिशर के साथ छप पाएं, जरूर. आप मिड लेवल पब्लिशर, छोटे पब्लिशर के साथ भी छप पाएं, जरूर जाइए. वो भी नहीं हो पाता है तो आजकल सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे जाइए. वो भी नहीं हो पाता है तो आप ब्लॉग लिखिए. लेकिन अगर लिखना पसंद है, एक कहानी है मन में, तो जरूर लिखिए. दूसरा जो मैं बताऊंगा, वो जो अभी मैंने बोला, वो एक नजरिया, एक व्यू पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक. लेकिन दूसरा एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट अब मैं बोलूंगा कि क्यों हो ऐसा कि ऑथर्स, हिंदुस्तान के ही ऑथर्स प्रॉस्परस नहीं हो पाए. क्यों हो ऐसा कि हमारे यहाँ कोई जेम्स पैटरसन नहीं है जिसकी आई डोंट नो व्हाट $200-500 मिलियन नेटवर्थ हो. क्यों नहीं है ऐसा? आप अपने आप को सिर्फ ऑथर ना समझें. ये मत समझिए कि आपको सिर्फ किताब लिखनी है और किताब लिखने के बाद आपका काम खत्म हो गया और अब पब्लिशर उसको प्रमोट करेगा और हिट हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो आई एम सो सॉरी. यू हैव टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर बुक. यू हैव टू वर्क ऑन योर बुक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. जैसे एक उद्यमी अपने स्टार्टअप पे काम करता है, हर तरीके से, कहां से इन्वेस्टमेंट लाना है, कैसे टीम इकट्ठी करनी है, कैसे ब्रांड बनाना है, कैसे टेक प्रोडक्ट बनाना है, उसी तरह आपको आपके पास चाहे कितना लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में आप किस तरह अपनी बुक को मार्केट करेंगे, प्रमोट करेंगे, यंग रीडर्स के हाथों में लाएंगे, कैसे उसको डिजिटल फॉर्मेट में निकालेंगे, कैसे उसको बुक स्टोर्स में अवेलेबल करेंगे. पूरा देश घूमिए, एक एक बुक स्टोर पर जाइए, एक एक रिटेलर से जान पहचान करिए. जब मेरी किताबें आई थी, हरप्पा ट्रिलॉजी, दिल्ली ट्रिलॉजी, दोनों, ये तो 3-3 पार्ट्स में, तो ये 6 किताबें आई हैं. मैंने 6 बार शायद हिंदुस्तान के हर मेजर रिटेल स्टोर का टूर पर्सनली किया था. सो आप इसको एक पूरे एंटरप्राइज की तरह देखें. पहले अपने आप को लॉक योरसेल्फ और एक ब्यूटीफुल क्रिएशन क्रिएट करिए, और उसके बाद उस स्किन को हटाइए और एक नई स्किन पहनिए जिसमें आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपनी बुक को प्रमोट करते हैं हर पॉसिबल मेथड से. एंड आई एम श्योर अगर किताब का कंटेंट अच्छा है और आपकी ये मेहनत अच्छी है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. वेरी वेल सेड विनीत, वेरी वेल सेड. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं विनीत? अपकमिंग प्रोजेक्ट 2 हैं. एक तो जब हरप्पा ट्रिलॉजी खत्म हुई, 3 पार्ट्स थे उसके, तो उसको इतना पसंद किया गया और 2 बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उसके बुक टू स्क्रीन राइट्स एक्वायर किए, और इतना प्यार मिला रीडर्स से कि उसकी कहानी को मैंने एक ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ पे अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और एक नया अध्याय शुरू हो सकता है. तो उसकी पार्ट 4 जिसकी टाइटल है धूमकेतु, वो मैंने बड़ी गलती करी अनाउंस करके उस तीसरी किताब के बाद, बिकॉज अब मेरी कोई भी किताब आती है तो मेरे सारे रीडर्स कहते हैं ये तो ठीक है, पहले बताओ धूमकेतु कहाँ है. सो धूमकेतु इज वन, एंड देयर इज अनदर वन दैट आई एम राइटिंग व्हिच इज समवॉट टू डू with the beautiful myth, reality, story of Lord Krishna, but once again combined with a modern story. बहुत सारा क्राइम, बहुत सारा इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारा मिस्टिसिज्म, रिलीजियस स्ट्राइफ, उस सब के साथ मिलाकर एक कोशिश कर रहा हूँ भगवान कृष्ण की कहानी को दोबारा से रीडर्स के पास ले जाने की. और ये भी बात है कि आपकी इस एक ट्रायलॉजी पे बहुत जल्द शायद हमें फिल्म भी देखने को मिले. जी, उम्मीद तो पूरी है. जिस प्रोडक्शन स्टूडियो ने लिया है वो जैसे अभी मैंने नाम लिया बाहुबली, तो 2 बड़ी फिल्में बनाने के पे काम हो रहा है. आई एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू सो मच विनीत फॉर जॉइनिंग अस टुडे एज अ ऑथर. जो भी व्हाट ऑल गोज इन मेकिंग ऑफ एन ऑथर, इन मेकिंग ऑफ अ स्टोरी, वो बहुत ज़रूरी था हमारे व्यूअर्स के सामने आना. और किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों उसको वो एक हैबिट ज़िंदा रहनी चाहिए, और क्यों उसका एक चलन है वो चलते रहना चाहिए, वो एक मेरा पूरा मकसद था इस शो को करने के पीछे. एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस ब्रिंग आउट दीज important points in front of our audience. Thank you so much. Thank you Smriti, and thank you to your entire team. You're doing a fabulous job, और especially जो आप spotlight authors पे ला रही हैं, keep up this awesome project. और बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का. I can go on speaking for another 2 hours, but thank you very much. Thank you विनीत. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.